अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस फेयरक्राफ्ट सीडीए मॉडल। फेयरक्राफ्ट सीडीए मॉडल क्या होता है, इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके जो है वो हम किसी भी टेक्स्ट का सीडीए क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसको फेयरक्राफ्ट सीडीए मॉडल क्यों बोलते हैं ये आप लोगों को भी पता है कि फेयरक्राफ्ट ने 1980s में और फिर अगेन 1993 में इसे जो है वो डिफ़ाइन किया था, इस मॉडल को दिया था, इस पे वर्क किया था, इसीलिए हम इसे फेयरक्राफ्ट सीडीए मॉडल बोलते हैं। So let's start our lecture. Fairclough defines CDA as discourse analysis that aims to explore relationship of causalities and determination between discursive practice, events, and text, and how discursive practice, events, and text are ideologically shaped by the relationship of power and struggle over power. अब बेसिकली फेयरक्लॉफ सीडीए मॉडल जो है वो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस, इवेंट्स और टेक्स्ट, इन तीनों चीज़ों के रिलेशनशिप, इनके इरादों और इनके दरमियान जो वजूहात हैं उनके रिलेशनशिप को स्टडी करता है। इसका मेन एम ही यही होता है। और इन तीनों में जो रिलेशन है और ये तीनों किस तरह से पार को हमारे पार रिलेशन को, हमारी सोशल रिलेशन को शेप करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है वो इसमें डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें पता चलाना पड़ेगा कि डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस होती क्या है। डिस्कर्सिव प्रैक्टिस एक्चुअल में द स्ट्रक्चर्ड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को स्ट्रक्चरली यूज़ करना, चाहे आप वो स्पीच के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको उस लिहाज से स्ट्रक्चर देना, अगर आप जो है वो उसे किसी ऑफिस की कोई पॉलिसी के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको उस लिहाज से, मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट वे में स्ट्रक्चर करना किसी लैंग्वेज को, उसे हम कहते हैं डिस्कर्सिव प्रैक्टिस। ऑब्वियसली उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, उसी लिहाज से, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उसमें वोकैबुलरी चॉइस होगी, तो से ईच एंड एवरीथिंग जो होती है ना वो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस में आ जाती है। उसके बाद इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट होता है किसी भी सिचुएशन, वो सिचुएशन या वो इन्वायरमेंट जिसमें वो लैंग्वेज प्रोड्यूस होने जा रही है उसे हम इवेंट कहते हैं। और टेक्स्ट ऑब्वियसली जो स्पीच होगी या कोई भी चीज़ होगी वो खुद जो होता है वो टेक्स्ट होता है। अब इसकी हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि ये तीनों चीज़ें किस तरह से प्रैक्टिस की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्पीच है तो उस स्पीच में किस तरह की ग्रामर यूज़ हुई है, ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ हुए हैं, पैसिव वॉइस ज़्यादा यूज़ हुए हैं, या एक्टिव टेंसेस यूज़ हुए हैं, या किस तरह की स्ट्रक्चर, किस तरह की टोन यूज़ हुई है, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कर्सिव प्रैक्टिस में आ जाएंगी, जो लैंग्वेज, जो चीज़ें यूज़ करके लैंग्वेज को स्ट्रक्चर दिया गया है। अब फिर हमें जो है वो उसमें देखना पड़ेगा कि इवेंट्स क्या हैं, मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ पे ये बोली जा रही है। आया कि ये स्पीच है तो फिर उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट होगा, क्या होगा भला, ऑडियंस वर्सेस पॉलिटिशियन स्पीच देगा और फिर वहाँ पे एक सुनने वाली ऑडियंस होगी। और टेक्स्ट जो है वो स्पीच खुद जो होगी, स्पीच के अंदर जो भी जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सारा उसका टेक्स्ट में आ जाएगा। तो फेयरक्लॉफ सीडीए मॉडल जो है वो इन तीनों चीज़ों के रिलेशनशिप पे फोकस करता है कि किस तरह से लैंग्वेज हम उससे स्ट्रक्चर करते हैं, किस सिचुएशन में बोली जाती है और किन लोगों को बोली जाती है, और वो जो है इन चीज़ों के, इस किसी स्पीच के या किसी लैंग्वेज के बोलने से किस तरह जो लीडर्स हैं या कोई भी आप कह लें, कोई भी बंदा, वो पार्ट शो करता है या दूसरों के नॉर्म्स और आइडियोलॉजीज़ को आप कह लें, उनकी सोच को किस तरह से बिल्ड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनका एनालिसिस हम सीडीए क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में करते हैं। सही है। अब मैंने पहले भी बताया कि इसका मतलब ही डिस्कोर्स को क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्रिटिकली कि ईच एंड एवरीथिंग को अनमास्क करना है, सब चीज़ों को जो है वो हिडन हो जैसे भी हों उन्हें हमने अनमास्क करना होता है। नेक्स्ट है हमारी फेयरक्लॉव्स डेफिनेशन। अब फेयरक्लॉव्स डेफिनेशन क्या है क्रिटिकल सीडीए की जो है वो अप्रोच पे। तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम ले क्रिटिक इन इट्स सिस्टमैटिक अप्रोचेस टू इनहेरेंट मीनिंग्स, इट्स रिलायंस ऑन साइंटिफिक। ओके, अब ये जो है ना क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस वो किस तरह से डिफरेंट है ले क्रिटिक में। ले क्रिटिक क्या है? ले क्रिटिक एक अप्रोच है, आप कह लें, ये भी एक डिस्कोर्स एनालिसिस ही होता है लैंग्वेज का, लेकिन ये इनफॉर्मल वे में करते हैं। कोई भी मतलब जो है वो कर सकता है, इसमें एक्सपर्ट नहीं होते बंदे, और ना ही जो है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके लैंग्वेज को जो है वो उसका एनालिसिस किया जाता है, प्रॉपर मेथोडोलॉजीज़ को अप्लाई करके एनालिसिस किया जाता है। नहीं, इसमें आप ये समझ लें कि इनफॉर्मल जो है वो एनालिसिस होता है लैंग्वेज का। अब सीडीए तो एक प्रॉपर अप्रोच है, एक प्रॉपर मेथड है जिसमें बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं, जिसमें बहुत सारे जो है वो रिसर्चर्स ने, एक्सपर्ट्स ने काम किया। तो इसके साथ इससे किस तरह से ये डिफरेंट है, ये फेयरक्लॉफ ने जो है वो क्लियर किया था
कि ले क्रिटिक इन इट्स सिस्टमेटिक अप्रोचेस टू इनहेरेंट मीनिंग। सीडीए में सिस्टमेटिक अप्रोचेस यूज़ होती हैं इनहेरेंट मीनिंग को सामने लाने के लिए, अनमास्क करने के लिए। प्रॉपर एक जो है वो सिस्टम यूज़ किया जाता है, मेथोडोलॉजीज़ होती हैं, उसमें किस तरह से उनको अप्लाई करना, जैसे हमने अभी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। तो ये सारे जो है वो सिस्टम, लेकिन ले क्रिटिक में सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं यूज़ होती, वो नॉन सिस्टमेटिकली ही एनालिसिस किया जाता है। किसी भी उस टेक्स्ट को पकड़ा, उसका एनालिसिस कर दिया, दैट्स इट। दूसरी इसमें डिफरेंस है कि साइंटिफिकली जो है साइंटिफिक प्रोसीजर्स पे रिलाई करती है सीडीए। मतलब साइंटिफिक प्रोसीजर, कोई ऐसी चीज़ जिसका एविडेंस हो, प्रॉपर एविडेंस पे रिलाई करती है। ये नहीं कि कुछ भी पर्सनली बोल दिया और वही जो है वो उसको, नहीं, हम एविडेंस मांगते हैं सीडीए में, सही है, हम किसी ऐसी बिलीव नहीं करते। और दूसरा जो है कि तीसरा डिफरेंस जो इन दोनों में है कि सीडीए जो है वो सीडीए में जितने भी रिसर्चर काम करते हैं ना, वो सेल्फ़ रिफ़्लेक्ट भी करते हैं कि आया कि जब वो किसी टेक्स्ट का या किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या वो ये समझ लें कि क्या वो उसमें अपनी नज़रियात को तो नहीं बयान कर रहे, अपना पर्सपेक्टिव तो नहीं बयान कर रहे। क्योंकि हमने जब किसी चीज़ का किसी स्पेशली किसी सोशल चीज़ का एनालिसिस करना होता है ना, तो ख़ुद को साइड में रख के, ख़ुद का ओपिनियन ख़ुद को साइड में रख के हमें सबका लेना पड़ता है। उसके बाद हम अपना ज़्यादा ऐड नहीं करना होता हमने सीडीए में। लेकिन ले क्रिटिक में जो है वो सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन जो होती है ना, उस पे कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जाता। ये समझ लें कि ये बायस्ड होती है। बायस्ड का मतलब होता है सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन इसमें होती है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने अपने व्यूज़ बयान किए होते हैं, लेकिन सीडीए में हम अपने व्यूज़ बयान नहीं करते। तो जब रिसर्चर काम कर रहा होता है ना, तो वो सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन पे ध्यान देता है कि आया कि मैंने अपना तो नहीं ना इसमें कुछ अपने आप को साइड पे रख के लोगों के व्यूज़, लोगों के जिस तरह से ये डिस्कोर्स वर्क कर रहा है, ऑनेस्टली ईमानदारी से वही दिखाना है। लेकिन ले क्रिटिक में ना अपनी जो है वो हम सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन को ले आते हैं, और ले क्रिटिक जो लोग होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो फिर जो है ना वो इस पे ध्यान भी नहीं देते कि हमने इसमें अपने आइडियाज़ ऐड कर दिए हैं या नहीं। तो ये 3 बेसिक इसमें डिफरेंस हैं, इनको आपने क्लियर करना है। सीडीए की डिफ़ाइन ये भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सीडीए इज़ अ मॉडल given by Fairclough, which focus on how language influence our social relations and power ideologies. How language reflect our social relations और पावर आइडियोलॉजीज़। और ये भी आप रिलेशनशिप बिटवीन डिस्कर्सिव प्रैक्टिस, इवेंट्स एंड टेक्स्ट। इवेंट्स और टेक्स्ट मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल भी दे दी, अब वो एग्जांपल दे के इसकी डिफ़ाइन अच्छे से याद कर सकती हैं। नेक्स्ट है थ्योरिस्ट व्यू ऑन सीडीए। अब डिफरेंट थ्योरिस्ट थे, उनके डिफरेंट व्यूज़ थे। तो फेयरक्लफ क्लेम दैट देयर आर सम अप्रोचेस टू सीडीए विच निगलेक्ट और प्ले डाउन द डिस्कर्सिव प्रैक्टिस डायमेंशन इंटेलेक्चुअलिटी। ओके, इसने कहा था कि कुछ अप्रोचेस जो हैं सीडीए की इस तरह की हैं जिन्होंने डिफरेंट मतलब निगलेक्ट किया किस चीज़ को, इसकी इंटरटेक्चुअलिटी को, किस तरह से एक टेक्स्ट जो है वो दूसरे से कनेक्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट जगह पे लिए जा सकते हैं टेक्स्ट के। और डायमेंशन, डिस्कर्सिव प्रैक्टिस डायमेंशंस को भी इग्नोर किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेस हैं, इनको जस्ट आपने रीड करना है, ये किसी लिहाज से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद डिस्कर्सिव प्रैक्टिस का मैंने आपको बता दिया। डिस्कर्सिव प्रैक्टिस बेसिकली स्ट्रक्चर यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है, एज डिफरेंट डिस्कर्सिव प्रैक्टिस आर यूज इन डिफरेंट सोशल सिस्टम बट दे मे आल्सो बी अल्टरनेटिव इन द सेम सिचुएशन। जैसे आपने आपको पहले बताया कि डिस्कर्सिव प्रैक्टिस जो है वो सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट होती है। जिस सिचुएशन में जो लैंग्वेज यूज़ होगी उसमें उसको स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर उसी सिचुएशन के हिसाब से होगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने न्यूज़ में लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी टोन उस लिहाज से होगी। अगर आपने स्पीच में यूज़ करनी है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी टोन उस लिहाज से होगी। अगर आपने ऑफिस की कोई पॉलिसी बनानी है, उसमें उसका स्ट्रक्चर, उसकी टोन, उसकी ईच एंड एवरीथिंग, वोकैबुलरी वगैरह, वो उस हिसाब से, बिज़नेस के हिसाब से होगी, ठीक है। तो ये जो हमारी स्पीच होती है ना, वो एक्चुअली में हमारी डिस्कर्सिव प्रैक्टिस में आ जाती है। और फिर इसमें सोशल सिचुएशन किस तरह से होती है कि सोशल सिचुएशन मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि सोसाइटी के हिसाब से हमारी जितने भी जो है वो कहाँ पे ये प्रोड्यूस होगी स्पीच है, तो ऑडियंस और पॉलिटिशियन होगा वहाँ पे, ये सारी सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये सोशल सिचुएशन होगी। अगर आपने स्पीच है ऑफिस की, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे और वर्कर्स होंगे, और मतलब वो सारे बॉस होंगे, और उसके दरमियान होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो। फिर हमने इसमें फेयरक्लफ है डिस्क्राइब द डिस्कर्सिव डिस्कोर्स प्रैक्टिस डायमेंशन ऑफ द फ्रेमवर्क एज कंसर्न विद द प्रोडक्शन। अब फेयरक्लफ ने जो डिस्कोर्स प्रैक्टिस डायमेंशंस, अब उसने जब बताया ना कि बहुत सारे साइंसदानों ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने डिस्कोर्स प्रैक्टिस डायमेंशन जो है ना उनको इग्नोर किया।
मतलब ये कि उन्होंने इग्नोर किया कि टेक्स्ट प्रोड्यूस किस लिहाज से, किस वे में हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से। इस चीज़ को उन्होंने इग्नोर मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ ये दिया कि टेक्स्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बस इसका एनालिसिस करना है एंड दैट्स इट। सही है, तो उसकी प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया, तो ये उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन इसने जो है वो दिया था प्रैक्टिस, इसमें इसको क्या कहा था कि ये प्रोडक्शन फेज़ है जिसमें टेक्स्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड मे बी इन द रिलेशनशिप, ये सेम वही जो मैंने बताया हुआ है कि डिस्कर्सिव प्रैक्टिस जो है उसमें स्पीच आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी स्पीच जो है वो उसमें पावर डायनामिक्स और आइडेंटिटीज़ को, पर्सनल आइडेंटिटीज़ को किस तरह से शो किया गया है। आया कि जो पॉलिटिशियन है उसने स्पीच यूज़ की, तो ऑब्वियसली जब कोई बंदा कोई बात करता है, आप लैंग्वेज को यूज़ करके पावर एक्सर्ट कर सकते हैं लोगों पे। ठीक है, ये पावर आप, हाँ यही होता है ना कि किसी भी ऑडियंस को अगर आप किसी को कोई स्पीच दे रहे हैं, तो आप उनके थॉट्स, उनका ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, आप अपनी ज़ुबान से, अपनी लैंग्वेज और अपने तासुर से उनके ब्रेन मैपिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उनके नॉर्म्स, आइडियोलॉजीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। इतनी पावर होती है आपके टेक्स्ट में, आपकी लैंग्वेज में। कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट, ऑब्वियसली इसने जो है वो डिस्कोर्स प्रैक्टिस में ना, ये हम फेयरक्लफ की स्टेजेस पढ़ेंगे, उसमें मैं मज़ीद क्लियर कर दूँगी डिस्कोर्स प्रैक्टिस डायमेंशन होती क्या है। इसमें प्रोडक्शन किस तरह से होती है लैंग्वेज की, फिर उसमें कंज्यूम किस तरह से होता है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, कहाँ से प्रोड्यूस हुई और किन किन लोगों के लिए वो यूज़ की गई, किन लोगों ने उसमें वो कंज्यूम किया, और डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है, किस सिचुएशन के हिसाब से जो है वो टेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टेक्स्ट क्रिटिक सर्कुलेट विद इन द डिस्कोर्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड इन टर्म्स ऑफ चेन रिलेशनशिप एज अपोज टू। अब इसमें चेन यही है ना कि एक टेक्स्ट जो है वो दूसरे टेक्स्ट से अलाइन होता है। ठीक है, एक टेक्स्ट ऑब्वियसली हम जिसे हम कहते हैं कि किस तरह से कोहेजन और कोहेरेंस टेक्स्ट में होती है, पैराग्राफ्स में होती है, तो ये वही चीज़ में यानी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है कि एक बात दूसरी, एक टेक्स्ट जो है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज सारे टेक्स्ट किए जाएं कि उसमें बात जो है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो हमने ये भी देखना होता है किस लिहाज से, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। आइडियोलॉजिकल एनालिसिस हैव रिसेंटली बीन क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स। आइडियोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो उसका एनालिसिस किया गया। एनी फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजिकल क्रिटिक प्रिसपोजेस दैट द क्रिटिक हैव प्रिविलेज एक्सेस टू द ट्रुथ। अब यही है कि जिस आइडियोलॉजिकल एनालिसिस बेसिकली यही होता है कि इसमें हमने जो है वो सच्चाई को कितना बयान किया है। इसमें हमने अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन या इन चीज़ों को तो नहीं बयान किया गया। आइडियोलॉजिकल एनालिसिस में हमने अपने अलावा जितने भी लोगों के पर्सपेक्टिव्स हैं उनको खोल खोल के बयान करना होता है, और फिर उनमें सच्चाई जो है ना होती है ना, उनमें से उसको हमने बयान करना होता है, उसको प्रिस्पोज करना होता है कि ये चीज़ें जो है इसमें से आई हैं और इसमें से ये चीज़ सच है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब आप लोगों ने इसमें से ना जस्ट ये डिफ़ाइन करनी है, फेयरक्लफ की डिफ़ाइन करनी है, थ्योरिस्ट व्यू, ये कुछ भी नहीं करना। डिस्कर्सिव प्रैक्टिस को समझना है कि डिस्कर्सिव प्रैक्टिस होती क्या है, और डिस्कर्सिव स्ट्रैटेजीज़ मैंने पीछे भी आप लोगों को पढ़ाई थी, वो अच्छे से याद करनी है। डिस्कर्सिव प्रैक्टिस की जस्ट जो है वो डिफ़ाइन करनी है। स्ट्रक्चर, यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है, और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं स्पीच की, जिसमें मैंने आपको 4 एस्पेक्ट्स बताए हैं: लैंग्वेज, यूज़, सोशल कॉन्टेक्स्ट, फिर पावर और आइडियोलॉजिकल डायनामिक्स क्या होते हैं वो सारे। और इसके बाद आ जाता है एस्पेक्ट्स ऑफ फेयरक्लफ CDA मॉडल। अब इसका जो 3D अप्रोच है, 3D मॉडल है, उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। ये 3 एस्पेक्ट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन जो है 3D मॉडल है तो 3 डायमेंशंस है इसमें। डिस्क्रिप्शन को हम जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इन द फर्स्ट स्टेज डिस्क्रिप्शन, द टेक्स्ट शुड बी डिस्क्राइब्ड एज राइगरसली एज एंड एज कम्प्रीहेंसिवली एज़ पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें हमने जो है वह जितना डिटेल में, जितना कम्प्रीहेंसिव वे में इसको टेक्स्ट को बयान किया जाए, बयान करना होता है। इसके लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स को, वोकेबलरी को, ग्रामर को, वर्डिंग किस तरह की है। अब ओबियसली जिस लिहाज से टेक्स्ट होगा, मैंने पहले भी बताया कि अगर वो स्पीच में होगा तो उसकी वर्डिंग फॉर्मल उस तरह की होगी, अगर इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में है तो स्पीच में वर्डिंग इनफॉर्मल होगी। तो ये वर्डिंग आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है। ग्रामर किस तरह की यूज़ की गई है,
ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिविटी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये तो आप लोगों को पता है। पैसिवाइजेशन आ जाएगी कि ये एक्टिव टेंस है, ये पैसिव टेंस है, और टेक्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से है, आज सिस्टमेटिकली एनालाइज, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिस्टमेटिकली का मतलब होता है प्रॉपर अप्रोच को अप्लाई करके जो है वो हम एनालाइज करते हैं। कंसर्न विद फॉर्मल प्रॉपर्टीज़, ऑब्वियसली टेक्स्ट फॉर्मल है या इनफॉर्मल, मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम एनालाइज करते हैं। सिस्टमेटिसिटी इन द डिस्क्रिप्शन स्टेज इज़ इम्पोर्टेंट सिंस दिस हेल्प्स ग्राउंड द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द टेक्स्ट माइट लीड टू डिफरेंट डिस्कोर्सेज, अ पॉलिटिकल स्पीच, अ चैट। अगर ये मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सिस्टमेटिसिटी जो होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कोर्सिव स्ट्रेटजी जो होती है ना लैंग्वेज की, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमने देखना होता है कि जो डिफरेंट टेक्स्ट है वो अ, हर डिस्कोर्स जो है ना उसकी सिस्टमेटिसिटी अपनी होती है, और हर डिस्कोर्स हर रीडर के लिए नहीं होता। जो डिस्कोर्स जिस सिचुएशन में प्रोड्यूस होता है वो उसी सिचुएशन, सेम सिचुएशन वाले रीडर्स के लिए या सेम सिचुएशन वाले स्पीकर्स के लिए ही होता है। डिफरेंट दूसरी सिचुएशन में वो वाला डिस्कोर्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिस्टमेटिसिटी यही क्लियर करती है कि डिफरेंट डिस्कोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट रीडर्स के लिए होते हैं। पॉलिटिकल स्पीच, अ चैट बिटवीन स्ट्रेंजर्स एट अ बस स्टेशन और अ डिबेट ऑन ट्विटर। अब एक पॉलिटिकल स्पीच है, ठीक है, चैट, वही चैट अगर स्ट्रेंजर्स के दरमियान हो पॉलिटिकल स्पीच पे, कोई ये पॉलिटिकल स्पीच है, स्ट्रेंजर्स की जो जानते भी नहीं है, बस स्टेशन में बैठे हैं, बोल मतलब बस उन पे बात कर रहे हैं, वो डिस्कोर्स उसकी कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट है, बस में बैठे हुए हैं, और जो है वो सिचुएशन भी डिफरेंट है, और वो उस पर बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट होगी, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू डिबेट ऑन ट्विटर, एज़ कम्पेयर टू कि बहस हो रही है ट्विटर पे लोगों के दरमियान। ठीक है, कोई दो पर्सन हो गए, तो ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, इनके सिचुएशन भी डिफरेंट है, तो इनके जो सिस्टमेटिसिटी होगी, जो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस होगा, जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होगा, वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इसमें बयान की गई है। डिस्क्रिप्शन में हम जो है बेसिकली टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं कंप्लीट। ठीक है, जब भी हम कोई टॉपिक दिया जाता है तो हम इसमें हर चीज़, आप ये समझ लें कि लैंग्वेज के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, ईच एंड एवरीथिंग उसमें से निकाल के हम अलग बताते हैं कि ये इस तरह के, अगर उसमें बार बार रेपिटेशन यूज़ की है तो हम बताते हैं कि ये वाली फ्रेज़ जो है इसमें बार बार यूज़ की गई है इन ऑर्डर टू कन्वे, इसका मकसद क्या है। ये नहीं सिर्फ बताना होता है कि ये वोकैबुलरी है, ये ग्रामर, हमने उसका मकसद भी बताना होता है कि इसको यूज़ करने का मकसद यहाँ पे ये है। अक्सर पॉलिटिशियंस जो है वो पैसिवाइजेशन का यूज़ करते हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ऐसा किया, मतलब लोगों को ज़्यादा जो है वो करते हैं, अपने आप को नहीं सामने लेके आते, तो वो भी उनकी एक स्ट्रेटजी होती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी रिटोरिक स्ट्रेटजीज़ बहुत सारी यूज़ करती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो टेक्सचुअल एनालिसिस में करते हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। सेकंड स्टेज हमारी आ जाती है इंटरप्रिटेशन स्टेज। इंटरप्रिटेशन स्टेज जो है उसमें हमने देखना होता है, अब इंटरप्रिटेशन के नाम से ही आपको पता है कि इसको हम डिस्कोर्स प्रैक्टिस भी कहते हैं। अभी ऊपर भी हमने देखा डिस्कोर्स प्रैक्टिस डायमेंशन जो होती है। तो डिस्कोर्स प्रैक्टिस किस तरह से होती है, टेक्स्ट प्रोड्यूस हो गया, अब उसको कंज्यूम और इंटरप्रेट किस तरह से हुआ, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंटरप्रेट करने वाली ऑडियंस है, इंटरप्रेट करने वाले वो लोग होते हैं जो हमारी स्पीच सुनते हैं, तो उनकी कोग्निशन रीडर की या लिसनर की वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अगर उसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो गई, जो है वो आप ये समझ लें कि सुनने में जो गलती हो गई या समझने में गलती हो गई, तो फिर जो है हमारे बोलने का मकसद, हमारे स्पीच का मकसद वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन इज़ कंसर्न विद द वेज टू हाइपोथाइज कोग्निशन ऑफ रीडर्स, हाउ देर माइट मेंटली इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट। समझ आ गई कि वो मेंटली किस तरह से टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट है, आया कि वो प्रॉपर जो है वो अपनी कोग्निशन प्रॉपर सुन रही है इस चीज़ को। जब आप प्रॉपर किसी चीज़ को सुनते हैं तब भी ही आपकी कोग्निशन बेटर होती है, और तब ही आप समझ सकते हैं टेक्स्ट को, उसके हिडन मीनिंग को। फेयरक्लॉफ रेफर्स टू दिस एज प्रोसेसिंग एनालिसिस। इसको हम डिस्कोर्स प्रैक्टिस भी बोलते हैं इस स्टेज को, जिसमें डिस्कोर्स प्रैक्टिस हो रही है ना, कि किस तरह से पहुंच रहा है ऑडियंस तक, और ऑडियंस किस तरह से उसको यूज़ कर रही है, उसको पिक कर रही है। और दूसरा इसको इंटरप्रिटेशन स्टेज भी बोलते हैं, तीसरा इसको प्रोसेसिंग एनालिसिस भी बोलते हैं। सेकंड स्टेज, सेकंड डायमेंशन ऑफ CDA, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्कोर्स एंड इट्स प्रोडक्शन इट्स कंजप्शन शुड बी इंटरप्रेटेड। वही बात, प्रोड्यूस हो गया, कंज्यूम हो गया, अब कंज्यूम हो रहा है तो ये किस तरह से इंटरप्रेट कर रही है,
ऑडियंस। तो ये बेसिकली हम डिस्कोर्स इज़ नॉट ओनली रिगार्डेड एज टेक्स्ट बट आल्सो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस इन दिस स्टेज। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता बल्कि एक डिस्कर्सिव प्रैक्टिस होती है कि किस लिहाज से लोग जो है वो लैंग्वेज को ले रहे हैं। सारी चीज़ें वही हैं। इंटरप्रिटेशन आल्सो सीक्स टू शो हाउ वाइडर सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड पावर रिलेशंस विद इन देम। अब इंटरप्रिटेशन स्टेज जो है ये इस चीज़ से भी इफ़ेक्ट हो जाती है कि जो सुनने वाला है और जो बोलने वाला है उनके दरमियान सोशल कल्चरल और पावर रिलेशन किस तरह का है। अगर तो उनके दरमियान पावर रिलेशन बहुत ज़्यादा है, अब ये समझ लें कि जो बोलने वाला है वो बहुत ज़्यादा पावर एक्सर्ट करके या उसका बहुत होल्ड है ऑडियंस पे, तो जो है ना वो उनको जल्दी समझ आ जाएगी क्योंकि वो प्रेशर में होंगे और वो ज़रा इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन और हो सकता है प्रेशर में ना हो खुशी से ही उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो, उसकी पावर में वो खुश हो, तो वो जल्दी उसके मैसेजेस भी करेंगे। अगर हो सकता है कि उन पे उनका कोई होल्ड ही ना हो, बस वो मजबूरी से सुन रहे हों, तो फिर कल्चर कॉन्टेक्स्ट सोशल किसी चीज़ कोई मायने नहीं रखती, उसकी उनकी सोशल कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे होगी। ठीक है, वो कुछ भी नहीं समझेंगे। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है। बाकी इन थर्ड स्टेज है इन एक्सप्लेनेशन को हम जो है वो सोशल प्रैक्टिस भी बोलते हैं इस स्टेज को। इसमें हमने देखना होता है कि टेक्स्ट और डिस्कोर्स प्रोड्यूस हो गया, सर्कुलेट हो गया लोगों में। अब उन्होंने उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, उनकी जो है वो किस तरह से उन्होंने इस डिस्कोर्स को यूज़ किया और इसके लिहाज से उनकी ओपिनियन किस तरह चेंज हुई या वही रही जो पहले थी इस चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल प्रैक्टिस में और एक्सप्लेनेशन में आ जाती है। इन एक्सप्लेनेशन CDA क्रिटिकली एग्जामिन कनेक्शन बिटवीन टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स सर्कुलेटिंग इन द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सोशल प्रैक्टिस, ये देखिए सोशल कल्चर प्रैक्टिस critics here involves showing how the ideological functions of misrepresentation। ओके, इसमें ना रिप्रेजेंटेशन और अनमेट नीड्स क्या होती हैं, इसमें ये चीज़ें जो होती हैं ना दोनों, ये अक्सर इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम जो है ना वो अपने सोशल जो डिस्कोर्स है उसको सोशली प्रॉपर अरेंजमेंट में जो है वो अरेंज कर सके, प्रॉपर अरेंजमेंट उसकी कर सके। अब ये किस तरह से होता है, आप एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब आप ये समझ लें एक जो है ना वो पॉलिटिशियन एक स्पीच दे रहा है, उसने कहा है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं, इमिग्रेंट्स हैं, वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। ठीक है, मतलब नेशनल जो है वो सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तो इसमें अब उन्होंने ना मकसद तो बयान कर दिया कि ये ख़तरा है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन इसमें ये हुई कि हिजरत करने वाले, हिजरत के इमिग्रेशन के फ़वाइद क्या होते हैं वो उन्होंने इग्नोर कर दिए। ठीक है, ओबियसली बाहर से लोग आएंगे तो उनकी सलाहियतें, उनकी स्किल्स इस कंट्री में भी यूज़ होंगी। बस उन्होंने एक चीज़ पे फोकस किया कि भाई ये ख़तरा है, मेन अपना मकसद जो है वो उन्होंने यही रख लिया कि ये ख़तरा है। अब उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। ठीक है, किस लिए इग्नोर किया, ताकि अपनी बात पे लोगों को मनवा सके, अपनी बात पे लोगों को जो है वो इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने डिस्कोर्स को जो है वो लोगों तक पहुंचा सके और अपना कॉन्सेप्ट उनके क्लियर कर सके। ठीक है, तो उन लोगों के भी दिमागों में भी ये फिर ये जो चीज़ें उन्होंने मिस इंटरप्रेट की, जो अनमेट नीड्स थी, उनको वो लोग भी नहीं समझ सकेंगे कि ये क्या चीज़ इन्होंने इसमें से, वो यही समझेंगे कि आने वाले जो है वो ख़तरा है, उनका ब्रेन इस तरह से बन जाता है। तो अनमेट नीड इसमें ये हो जाएगी कि ओबियसली आने वाले जो लोग हैं हिजरत करके आ रहे हैं उनको भी तो पनाह लेने का हक़ है ना, उनको पनाह लेने की ज़रूरत है, उनको रहाइश की ज़रूरत है, उनको रहने की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जो है वो इग्नोर करके बस इसी चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि भाई ये चीज़ उनके लिए ख़तरा है। तो ये होता है कि सोशल प्रैक्टिस के सोसाइटी के हिसाब से हम अपने फ़ायदा नुकसान के हिसाब से किस तरह से अपने डिस्कोर्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि लोगों में जो है वो किस इसकी ओपिनियंस, लोगों की राय को शेप दे सके। ठीक है, तो ये तीनों स्टेजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जितने भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स करने हैं। अब आप लोगों के उसमें जब आप अगर आपने किसी का आपको टॉपिक इस तरह से मिलता है जो डिस्कोर्स एनालिसिस है, तो उन पे ये मेजर जो होते हैं ना वो CDA के यही स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई करके हम जो है वो CDA क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारी फर्दर डिबेट। इसमें किस किसने डिबेट की थी, क्या क्या फर्दर डिबेट थी। फेयरक्लफ कंसीडर लैंग्वेज एंड ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स एज टू सेंट्रीपिटल फोर्सेस। फेयरक्लफ ने लैंग्वेज और ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स को टू सेंट्रीपिटल फोर्सेस के तौर पर कंसीडर किया था। इंटरटेक्चुअल एनालिसिस लिंक द टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स प्रैक्टिस में मेंशन। इंटरटेक्चुअल एनालिसिस जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इंटरटेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के हिसाब से जो है वो टेक्स्ट की प्रैक्टिस होती है। तो ये इंटरटेक्चुअल एनालिसिस होता है। इसमें हम जो है वो टेक्स्ट के साथ साथ डिस्कोर्स प्रैक्टिस की डायमेंशंस को भी लेके चलते हैं। फिर क्लब इन्वेस्टिगेटेड, ये आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आप लोगों ने करना है लैंग्वेज यूज़ इज़ ऑलवेज साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ। अब लैंग्वेज का यूज़ जो है वो क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या चीज़ लैंग्वेज क्या चीज़ बनाती है, हमारी सोशल आइडेंटिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करती है, सोशल रिलेशनशिप और सिस्टमेटिक बिलीव्स ऑफ एंड नॉलेज। हमारी आइडेंटिटी ऑब्वियसली जो जिस तरह की लैंग्वेज हम बोलेंगे वो हमारी अपनी पहचान बनाती है सोसाइटी में। ठीक है, डॉक्टर्स अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी रजिस्टर होता है किसी भी जो भी आप जॉब करते हैं, जिस भी जगह पे आप काम करते हैं उसके हिसाब से बोलना, उसके हिसाब से लैंग्वेज बोलना, उसके हिसाब से लैंग्वेज चॉइस, लिंग्विस्टिक चॉइसेस करना, तो वो जो है वो रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, तो सोशल आइडेंटिटी जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं वो हमारी सोशल आइडेंटिटी बन जाती है, सोशल रिलेशनशिप्स को शो करती है हमारी, और इसके साथ साथ हमारा नॉलेज और बिलीफ जो हमारा यकीन होता है, जो हमारा अकीदा होता है, उस चीज़ों को ये ज़ाहिर करते हैं। ये आप लोगों ने करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू फेयरक्लफ लैंग्वेज यूज इज़ कॉन्स्टिट्यूटिव इन बोथ कन्वेंशनल, वही कॉन्स्टिट्यूटिव है कन्वेंशनल और सोशल वे में, क्रिएटिव वे में, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कोर्स एंड सोशो कल्चरल चेंज। अब डिस्कोर्स से सोशो कल्चरल चेंज किस तरह से आता है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है, ये हम पढ़ेंगे। फेयरक्लफ मैंशंस मैक्रो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। अब माइक्रो और मैक्रो डोमेन जो है वो इसने दो डोमेन्स दी थी। इसमें सबसे पहले माइक्रो डोमेन में आ जाता है आपका वर्क प्लेस पे डिस्कोर्स की प्रैक्टिस। ठीक है, और मैक्रो डोमेन में आ जाता है पॉलिटिकल और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब ऑब्वियसली पॉलिसीज़ बनेंगी मैक्रो डोमेन पे और उसकी प्रैक्टिस होगी माइक्रो डोमेन पे। ठीक है, तो ये दोनों डोमेन्स आप लोगों ने देख लेनी है। इनमें माइक्रो में पॉलिटिकल और वही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाती है, माइक्रो में आप लोगों का वर्क प्लेस आ जाता है। टेक्नोलॉजाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स होता है कि टॉप से डाउन तक किस तरह से डिस्कोर्स प्रैक्टिस हुई और किस तरह की इंटरवेंशन आई, चेंजेस आई, वो सारे जो होती है ना उसे हम टेक्नोलॉजाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम पॉलिटिक्स टू वर्क प्लेस, मैक्रो टू माइक्रो डिस्कोर्स जो है वो उसकी प्रैक्टिस हुई, प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्शन हुई, कंजम्पशन हुई, तो सारी स्टडी को हम जो है वो टेक्नोलॉजाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स कहते हैं। फेयरक्लफ हैज आर्ग्यूड दैट द लिंक बिटवीन सोशल कल्चर प्रैक्टिस एंड अदर टू डायमेंशंस मैक्रो एंड माइक्रो एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्सिव व्हाइल फॉर्मर डिस्कोर्स टेक्नोलॉजाइजेशन। अब उसने लिंक क्रिएट किया, उसने कहा कि लिंक है बिटवीन सोशल प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स के। ऑब्वियसली जितना भी प्रोडक्शन होगी, कंजम्पशन होगी, उसमें और सोशल प्रैक्टिस जो डिस्कोर्स की हो रही है उन दोनों में लिंक है। ठीक है, तो ये इसने क्लियर किया था। ऑन वन साइड नो इंस्टांस ऑफ डिस्कर्सिव प्रैक्टिस कैन बी इंटरप्रेटेड विदाउट रेफरेंस टू इस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम डिस्कर्सिव प्रैक्टिस में किसी भी चीज़ को उसकी कॉन्टेक्स्ट के बगैर बयान नहीं कर सकते। सोशल प्रैक्टिस को हमें लेना ही पड़ता है, इसीलिए इन दोनों के दरमियान लिंक है। अगर हम जो है वो अगर उसने कोई स्ट्रेटजी यूज़ की है तो हम देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी से क्या मकसद था, सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या पैगाम पहुंचाना चाह रहा है। हम कॉन्टेक्स्ट को लिए बगैर जो है वो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस को एक्सप्लेन, कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। स्पेसिफिकली ही कंसिडर द रोल ऑफ डिस्कोर्स इन अ रेंज ऑफ मेजर कंटेम्प्रेरी कल्चरल चेंजेस विच हैव बीन थीमेटाइज्ड। ओके, इसमें वही कि कल्चरल के साथ साथ किस तरह से डिस्कोर्स जो है वो चेंज हुआ। डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरह के डिस्कोर्सेज हैं, पास्ट में उस कल्चर में किस तरह की ट्रेडिशंस थी, किस तरह का कल्चर था, और विद टाइम जो है इस तरह जो स्पीच प्रोड्यूस की गई है, जो ख़ास डिस्कोर्स है उसके अप्लाई करने से किस तरह के चेंजेस आई, किस तरह की इंटरवेंशंस आई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें स्टडी की जाती हैं टेक्नोलॉजाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्सचुअल एनालिसिस इन सोशल रिसर्च। अच्छा, इसमें से ना आप लोगों ने, मैंने इसलिए आप लोगों को इस तरह नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपने टेक्नोलॉजाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स की डिफ़ाइन कर लेनी है कि ये क्या होता है। टॉप से डाउन तक जो चेंजेस आती हैं डिस्कोर्स की प्रैक्टिस से, डिस्कोर्स के, उसे हम टेक्नोलॉजाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स कहते हैं। माइक्रो और मैक्रो डोमेन जो है ये आपके MCQs में आ जाता है।
बाकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है टेक्सचुअल एनालिसिस इन सोशल रिसर्च। अब टेक्सचुअल एनालिसिस मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि टेक्सचुअल एनालिसिस में दो तरह के एनालिसिस होते हैं, लिंग्विस्टिक एनालिसिस और इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस। लिंग्विस्टिक एनालिसिस के साथ साथ हम इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस भी करते हैं। लिंग्विस्टिक में हम जो है वो उसकी सेंटेंस लेवल का एनालिसिस, उसकी ग्रामर, ईच एंड एवरीथिंग, डायलॉग डिलीवरी किस तरह से है, उसमें पाजेज मतलब होते हैं ना कि अंदर पाजेज भी हम यूज़ करते हैं इस तरह की, और जो है ये किस तरह से यूज़ हुई हैं, टोन किस तरह की है, ये सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक एनालिसिस में आ जाती हैं टेक्सचुअल एनालिसिस में। और टेक्सचुअल एनालिसिस बेटर दैन अदर मेथड्स टू कैप्चर सोशल कल्चरल प्रोसेस, ये बेहतर है बाकी एनालिसिस है सोशल प्रैक्टिस एनालिसिस। इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस जो है वो हमने देखना होता है कि टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट, वही सब इंटर टेक्स्ट जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब है टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट। क्या टेक्स्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी एंड हिस्ट्री। हम जो भी टेक्स्ट बोलते हैं वो हमारी सोसाइटी एज़ वेल एज़ उनकी हिस्ट्री, किस तरह से इस सोसाइटी की हिस्ट्री है उस पर डिपेंड करता है। हम अपनी कॉन्टेक्स्ट अपने कल्चर के हिसाब से जो भी टेक्स्ट है वो बोलेंगे। अगर कोई स्पीच जो देने वाला होता है ना, जब वो किसी ऑडियंस को उसने स्पीच देनी होती है, वो भी देख लेता है कि ये बंदा जो है वो किस तरह के कॉन्टेक्स्ट से आया है, किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की बैकग्राउंड से आया है, ठीक है। फिर उस हिसाब से लैंग्वेज का यूज़ करता है। तो ये होता है टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस इसको कहते हैं हम। इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस कॉन्सिक्वेंटली प्रीसपोजेस अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल जेनरेज एंड टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स। अब जेनरे क्या होता है? जेनरे द ड्राइव बेल्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। हमारी सोसाइटी के साथ साथ किस तरह से लैंग्वेज की हिस्ट्री चेंज हुई, किस तरह से हमारी लैंग्वेज इवॉल्व हुई। और जेनरे जो है वो हर आप समझ लें कि नस्ल पे डिफरेंट होता है, मतलब नस्ल दर नस्ल जो है वो किस तरह से लैंग्वेज में चेंजेस आई, वो सारा जेनरे होता है। तो जेनरे का इंट्रोडक्शन एनालिसिस कॉन्सिक्वेंटली प्रीसपोजेस अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल जेनरेज। इंडिविजुअल हर एक अपना अपना जेनरे और डिस्कोर्सेज पे ये जो है वो फोकस करता है। और फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ऑफ कन्वर्सेशन विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्सेशन एनालिसिस एंड अकाउंट्स ऑफ व्हाट आर समटाइम्स कॉल्ड रजिस्टर्स। अब वही कि हम जो है वो अपनी सिचुएशन और अपने जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, हमारा इंडिविजुअल हमारा जेनरे होता है, इंडिविजुअल हमारी लैंग्वेज होती है, इंडिविजुअल हमारा डिस्कोर्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम घर पे हैं तो हमारा डिस्कोर्स और हमारी टेक्स्ट जो है वो घरेलू और उस लिहाज से होंगे। अगर हम कहीं जॉब करते हैं या कहीं आप कह लें कि आप वकील हैं या लॉयर हैं या फिर डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर वहाँ पे आपकी लैंग्वेज, आपका रजिस्टर कहते हैं कि इस तरह की वोकेबलरी यूज़ करना जो आप हर जगह नहीं यूज़ करते। अब हॉस्पिटल में जाएँ तो फिर आपकी वोकेबलरी उस तरह की होती है, वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन, वहाँ पे आप लोगों के फ्रेजेस ये देखें। सच एज़ लैंग्वेज ऑफ डॉक्टर एंड इंजीनियर में बी कंसीडर डिफरेंट, ठीक है। ओबियसली डॉक्टर्स की लैंग्वेज डिफरेंट होती है क्योंकि उनकी जॉब डिफरेंट है। इंजीनियर की लैंग्वेज डिफरेंट होती है क्योंकि उसकी जॉब डिफरेंट है। अब अगर इंजीनियर जो है, अब आप समझ लें कि एक गाड़ी ठीक करने वाला, उसके वो क्या क्या यूज़ करेगा, उसने वही जो भी गाड़ी के फीचर्स होती हैं उनका जो जिससे वो ठीक करते हैं वो सारी चीज़ें उनके नेम्स उसे आते होंगे, और डॉक्टर को वो वाले नेम्स आते होंगे जो वो यूज़ करता है, ठीक है। इंजेक्शंस वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो वो आलात यूज़ करता है, तो हर एक का जो रजिस्टर, इसे हम रजिस्टर कहते हैं, जो वोकेबलरी का यूज़ अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट होता है। तो इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस इसी चीज़ का एनालिसिस होता है कि टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम टेक्स्ट किस तरह से यूज़ करते हैं, इसे हम इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। और इन सोशल रिसर्चेज इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस क्रूशियली मीडिएट्स द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड वही चीज़ें बयान की हुई हैं। द गैप बिटवीन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट रेफरिंग टू डिस्कोर्स एनालिसिस। अब जो भी टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के दरमियान गैप होता है, उस लिहाज से गैप ये होता है ना कि हम कॉन्टेक्स्ट किस तरह का है, फिर उस तरह का हम टेक्स्ट जो है वो उसमें लेके आते हैं, ठीक है। तो ये मेन फोकस जो 3D मॉडल का था, फेयर क्लब 3D डिस्कोर्स एनालिसिस मॉडल जो है वो इसी चीज़ पे फोकस करता है कि टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टेक्स्ट का एनालिसिस किस तरह से करना है, टेक्स्ट का कंप्लीट एनालिसिस, फिर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टेक्स्ट का एनालिसिस, फिर हमने देखना होता है कि सोसाइटी पे इस टेक्स्ट के क्या असरात हैं, क्या ओपिनियंस हैं उनकी। तो ये कंप्लीट, जिसे हम सोशल प्रैक्टिस भी कहते हैं, तो ये सारे स्टेप्स जो है वो फेयर क्लब CDA मॉडल में आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर समझ आ गया होगा, अब आसान लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।